Hello students. So now we are going to learn about the microorganisms. Okay, and this is our unit second. So we have to learn about the microorganisms. Is the in this chapter we will learn about the nutrition in the microorganisms and the type of the microorganisms and the micro how the microorganisms cause disease to any human beings or any cattles, and the fruitful or the useful microorganisms types. Okay, and the characteristics properties of the microorganisms. Okay, so a lot of things we have to read in this topic. Okay, so first of all, what is the microorganisms? Okay, so you can see the tiny living things that can only be seen under a microscope are called microorganisms or simply microbes. The science which deal with the study of microorganisms is called microbiology. Some microorganisms are useful to us while some other cause disease. Disease causing microorganisms are called pathogens. ये बता रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है, वो इतने सूक्ष्म या इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से विदाउट हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप देख नहीं पाते हैं, बहुत छोटे होते हैं. ओके, टू टाइनी. और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम आर यूजफुल, ओके, एंड सम आर हार्मफुल. और जो हार्मफुल कैसे होते हैं? बिकॉज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेड डिजीज इन लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग बॉडी लाइक द एनिमल्स और ह्यूमंस और प्लांट्स. ठीक है, इनमें जो बीमारियाँ फैलाते हैं उन डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस. ओके, सो व्हाट इज द पैथोजेंस? डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. होते तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पैथोजेंस भी, लेकिन ये बीमारियाँ फैलाते हैं. ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनके बिहेवियर के बारे में, इनके टाइप, इनके न्यूट्रिशन, ओके, तो इनके बारे में स्टडी करते हैं. सो अंडरस्टूड व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. You can see first is the bacteria, second is fungi, third is the algae, fourth is the protozoa, and fifth is the viruses. Okay, so these are the type of the microorganisms. ये सभी बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप होते हैं और ये भी बहुत ही स्मॉल होते हैं. ओके, इनमें कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल भी होते हैं. So now we are going to study one by one. So first is the bacteria. What are the bacteria? They are simplest microorganisms and are unicellular. What is the unicellular? Means a body have only one cell. ठीक है, जो इनकी बैक्टीरिया है, इनकी बॉडी होती है, उसमें केवल एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है. ओके, एंड व्हाट इज द सेल? द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी बॉडी. ठीक है, और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये कोई एनिमल्स, कैटल्स होते हैं, उनमें कितनी सेल पाई जाती है? मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं. ओके, दे आर कॉल्ड द मल्टी सेल्यूलर एंड द बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर, क्योंकि इनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है. सेकंड, दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स लाइक रोड शेप्ड. एग्जाम्पल है बेसिलस, स्पेरिकल लाइक द कोकस, स्पाइरल शेप्ड लाइक द स्पिरिलियम, एंड द कोमा शेप्ड लाइक विब्रियो. ओके, तो ये बैक्टीरिया पाई जाती है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं. जैसे एक होती है ऐसे रोड टाइप में शेप होती है, एक बैक्टीरिया ऐसे पाया जाता है जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बेसिलस. एक पाया जाता है स्पेरिकल ऐसे गोले की तरह, इसको बोलते हैं कोकस. और एक होता है ऐसे स्पाइरल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इसका एग्जाम्पल है स्पिरिलियम. और एक है कॉमस टाइप में, ऐसे कॉमर टाइप में होता है,
ऐसे ऐसे कॉमन टाइप में होता है, ये होता है विब्रियो। ठीक है, तो ये सारी शेप है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल द बैक्टीरिया आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। बैक्टीरिया कैन ग्रो रैपिडली। अभी बताया था कि बैक्टीरिया आर टू टाइनी एंड टू स्मॉल दैट वी कांट सी विद और नेक्ड आई। तो ये भी, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं दिखेंगे, तो बैक्टीरिया भी उसका ही टाइप है, तो ये भी आंखों से नहीं दिखेगा। और जब इनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशन मिलती है, ओके, सूटेबल या ऑप्टिमल कंडीशन मीन्स दे कैन गेट देयर प्रॉपर न्यूट्रिशन, ओके, एंड द प्रॉपर एयर एनवायरनमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल टू ग्रो देम। इफ दे फाइंड ऑल ऑफ दीज देन दे ग्रो रैपिडली। जैसे उनको कोई उनके सूटेबल कंडीशन मिलती है, उनको ग्रो होने की जो सूटेबल कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन मिल जाती है इन बैक्टीरिया को, तो इनकी जो ग्रोथ स्पीड है वो बहुत ही फास्टली इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड? सो दीज ऑल ऑफ पॉइंट अबाउट द बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज द फंगी। ओके, व्हाट इज द फंगी? सिंगुलर फंगस। ठीक है, ये भी सिंगुलर फंगस है, मीन ये सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है, नॉट इन पेयर। एंड दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स which are mostly saprophytes while some are parasite. They may be unicellular or multicellular. एग्जाम्पल है मशरूम। जो फंगी है, जो फंगस होता है, फंगस आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट होते हैं, ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर या शेप होती है, या फिर इनकी जो अंदर इनका स्ट्रक्चर होता है, वो एक प्लांट की तरह ग्रोथ करता है। ठीक है, ये प्लांट वाली कैटेगरी में आते हैं। विच आर मोस्टली सैप्रोफाइट। वॉट इज द सैप्रोफाइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर। सैप्रोफाइट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन द डेड एनिमल्स बॉडी टू ग्रोथ ऑन सेल्फ। जो खुद की ग्रोथ के लिए या खुद के फूड के लिए किसी डेड एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन। एंड सम आर द पैरासाइट, जो कि अदर्स एनिमल या प्लांट या अदर जो भी लिविंग्स है, ठीक है, जो अदर लिविंग्स है, जो जीवित है, उन पे उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है पैरासाइट्स। ओके, उनके खुद के न्यूट्रिशन के, खुद के फूड के लिए जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंड करता है, वो होता है पैरासाइट। और सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिजम्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं, और पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में खुद का फूड ऑन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते, और भी डिपेंड ऑन अदर्स। तो दोनों टाइप के हो सकते हैं फंगी। ओके, और देखो यूनिसेलुलर, जिनमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, जैसे यीस्ट। यीस्ट क्या है? फंगस है जिसमें केवल एक सेल पाई जाती है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल पाई जाती हैं, वो होता है मशरूम। तो फंगस सैप्रोफाइट हो सकते हैं, एंड पैरासाइट, एंड में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट टाइप इज द एल्गी। व्हाट इज द एल्गी? दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। सेम प्लांट की तरह होती हैं भी। दे सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमिडोमनस, while some others are the multicellular like Spirogyra and Chlamydomonas। तो ये टाइप है जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर है वो कौन सा है? क्लैमिडोमनस। और जो मल्टी सेलुलर है वो स्पाइरोगायरा। दे आर फाउंड इन वाटर, दे पोसेस क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो एल्गी होती है ये ग्रोथ होती है, ग्रो कहाँ होती है? ये पानी में, इन वाटर। हम देखो पानी पे जो कहीं भी नाला में या किसी गड्ढे में पानी भरा होता है काफ़ी दिनों तक, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो तैरता रहता है, वो क्या होता है? एल्गा होता है। और उस एल्गी में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, यू नो, क्लोरोफिल इज़ द रेस्पॉन्सिबल important parts of the leaves or of a plant, and that is responsible to produce food for the plant। तो ये अपना फूड खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके
स्टार्च और CO2 फूड बनाती है फॉर द प्लांट्स। तो ये कैन फीड देयर, सो दे कैन फीड ऑन सेल्फ। जो एल्गी होती हैं ये अपना भोजन खुद बना सकती हैं। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। सो एल्गी इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से, autotrophs. And the next is the protozoa. They are unicellular microorganisms which cannot prepare their own food. जो प्रोटोजोआ वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें भी सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है, एक सेल होता है। दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब ये खुद का जो फूड है खुद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है। सो दे डिपेंड ऑन अदर्स। सो वी कैन से एटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल इसके अमीबा, पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम एंड ट्रिप्नोसोमा। तो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज द वायरसेस। दे आर स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सबसे छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी हमने 5 टाइप पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनमें से सबसे छोटा सबसे स्मॉल होता है वायरस। इनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। सो वी हैव टू यूज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, यानी कि जो हम ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं बहुत ही छोटा होता है, तो उससे देख पाते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। दे आर मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट। दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड ए लिविंग होस्ट सेल। अब जो ये जेनेटिक मैटेरियल के बने होते हैं वायरसेस, जेनेटिक मैटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मैटेरियल ह्यूमन बॉडी में जेनेटिक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि किसी एक जनरेशन के कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करती है। ओके, ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। प्रोटीन, इनके चारों तरफ एक प्रोटीन की कोट होती है। प्रोटीन क्या होता है? बॉडी ग्रोविंग, न्यूट्रिशन, एंड दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड ए लिविंग होस्ट सेल। जो इनकी ग्रोथ होती है वो एक केवल होस्ट सेल के अंदर ही होती है। होस्ट सेल कैसे? किसी इंसान के बॉडी में वायरस घुस गया तो जो इंसान की बॉडी है उसके लिए क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा, उसके लिए मेजबान हो जाएगा, और वायरस मेहमान हो जाएगा। ओके, गेस्ट हो जाएगा। वो गेस्ट एंड होस्ट रिलेशन होता है। जो गेस्ट कौन सा? वायरस। होस्ट कौन है? ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी ग्रोथ हो सकती है। ह्यूमन बॉडी से वायरस को बाहर निकाल दिया तो वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सो वायरस हैड टू बी नाइदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग। ठीक है, इनको हम लिविंग बोल सकते हैं और नॉन लिविंग, क्योंकि जो होस्ट बॉडी है उसके बाहर तो नॉन लिविंग और होस्ट बॉडी के अंदर लिविंग्स। एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा आर सम एग्जाम्पल ऑफ द वायरसेस। ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इज द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। I already told about that. Useful and harmful microorganisms. So पहले हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका यूज करते हैं हम फूड बनाने में। कैसे? नेक्स्ट पॉइंट है ए बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस इज यूजफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। Milk contain lactose. What is lactose? Milk sugar. Okay, and contains the bacterium lactobacillus that help to convert lactose in the milk to lactic acid. आपने देखा होगा कि घरों में दूध होता है, हम दूध में यदि दही मिला दे या छाछ मिला दे तो शाम को मिला दिया नाइट में, तो इवनिंग पे हमको क्या मिलेगा? जो मिल्क है वो पूरा का पूरा कर्ड में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो किसके थ्रू हुआ ये? जो कर्ड होता है उसमें एक बैक्टीरिया होती है नेम्ड एज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है ये?
कर्ड में, दही में पाया जाता है। ये क्या करता है, पूरे मिल्क को दही में चेंज कर देता है। ओके, सो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये यूजफुल हो गया, यूजफुल है, कोई हार्मफुल नहीं होता। एंड इन दिस वे कर्ड इज फॉर्म फ्रॉम मिल्क। मिल्क देखो रेड देखना आपको, मिल्क एंड ल्यूकवार्म स्पूनफुल ऑफ कर्ड इन बाउल और एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, तो क्या बन जाएगा अपने पास, कर्ड। ठीक है, ये मिस्टेकली कर्ड यहाँ पे होगा ये इधर को आ गया। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो मिल्क और कर्ड को हमने यहाँ पे, ये मिल्क है, मिल्क और कर्ड को मिलाया तो क्या बन गया हमारे पास, पूरा कर्ड बन गया। मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो गया। नेक्स्ट यूज ऑफ द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चीज एंड पनीर मेड बाय लैक्टोबैसिलस और द स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी हेल्प करते हैं चीज़ और पनीर बनाने में। एंड यीस्ट ए फंगस इज यूज टू मेक ब्रेड, केक्स, इडलीज, जो ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, उसमें यीस्ट का यूज किए जाते हैं। ओके, सो दीज आर अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट इज द कमर्शियल यूजेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी यूजफुली चल रहा है, अब इनका कमर्शियल यूज करते हैं हम। कमर्शियल यूज कैसे, जब बड़े कमर्शियल यूज मीन फॉर द इन द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेसेस। यीस्ट इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर। जो वाइन बियर है ना, जो लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन होती है इनकी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है बियर और वाइन का, तो उनको बोलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोलते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स ऑफ बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूट, इसी दे कन्वर्ट शुगर इनटू एल्कोहल। जो यीस्ट होता है जो कि नेचुरल शुगर में पाया जाता है, किसी ग्रेन्स में, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस में होता है। जी क्या करता है, जो शुगर होती है उसको एल्कोहल में चेंज कर देता है। ओके, सो वाइन और बियर बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्मेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू एसिड और एल्कोहल, जो बाय द माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि शुगर है उसको एसिड या एल्कोहल में ब्रेक कर देते हैं। एसिड और एल्कोहल के पीसेस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। कौन करता है, माइक्रोब्स। ठीक है, you can see this is a reaction sugar solution plus yeast. What is the yeast? This is the microbes change in the alcohol. तो शुगर है, शुगर में हमने माइक्रोब्स मिलाया तो क्या मिला हमको, एल्कोहल। ओके, क्योंकि जो ये वायरस था, सॉरी ये यीस्ट था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसने शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्कोहल में। नेक्स्ट, यीस्ट इज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है, यीस्ट। कैसे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9, B11, B12, ऐसे जो भी बहुत सारे विटामिन बी के टाइप हैं, उन सबको कलेक्टिवली फॉर्म में बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सम बैक्टीरिया हेल्प इन रिपिंग ऑफ टी लीव्स। तो चाय के बगानों में जो चाय की पत्तियाँ होती हैं, उनको पकने में भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। अंडरस्टूड। एंड सम अदर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक, फर्स्ट पॉइंट, इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो, कुछ बैक्टीरिया जैसे हमारे सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी होगी। ये क्या करते हैं, जो सोइल होती है, जिस सोइल में हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर सोइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इफ़ देयर आर डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन सोइल।
सो इट हेल्प टू ग्रो अप क्रॉप। सेकंड है इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट कॉल्ड द डिकम्पोजर, जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे? मान लो कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, वो डेड हो गया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज छोटे छोटे पार्ट में चेंज करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट हमारा क्लीन रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एनवायरनमेंट में स्मेल, जो स्मेल है, बैड स्मेल है, वो फैल जाएगी और उसमें कुछ और भी हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो ग्रो कर जाएंगे। तो उससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं क्लीन करने में। सीवेज डिस्पोजल, जैसे अभी डेड बॉडी का डिस्पोजल किया था, ऐसे सीवेज को डिस्पोजल कर देंगे इन। और सीवेज डिस्पोजल किस में चेंज कर देंगे, ये मैन्योर में खाद बना देते हैं जैसे। ओके, नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, तो उनकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका, पेनिसिलिन हो गया। Antibiotics are medicine that kill. What is the antibiotic? Antibiotic are medicine that kill or stop the growth of disease causing microorganisms. ये एक मेडिसिन होती है जो कि हमारी बॉडी में यदि कोई माइक्रो जो हार्मफुल डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रोक देगी या फिर उनको किल कर देगी। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। नेक्स्ट है इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, इट डेवलप इन बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट डिजीज। और जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन के डेवलपमेंट में भी यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो वैक्सीन कैसे करते हैं, मान लो हम किसी स्पेशल डिजीज है, जैसे मान लो पोलियो है, ओके, अब पोलियो की वैक्सीन बना दी, तो एक जो ह्यूमन बींग्स है, मान लो कोई बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी है, तो हम हमने उसकी वैक्सीन लगा दी पोलियो की, तो फिर उसके फ्यूचर में पोलियो नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी है, उस डिजीज के लिए वो पहले ही इंक्रीज हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। अंडरस्टूड? सो these all of about the useful microorganisms. Okay, now we are going to read about the harmful microorganisms. As you know, I have already told to you that there are two types of the microorganisms. Some is useful and some are harmful. Okay, so in harmful, what is the harmful microorganisms? It can cause disease in both plant and animals. या तो पेड़ पौधे या फिर कोई जानवर हो, दोनों में ये बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। तो एनिमल डिजीज एंड कोजिटिव एजेंट, अब हम देख रहे हैं जो एनिमल में डिजीज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल में कौन से डिजीज को क्रिएट करते हैं, और जो इनका जो एजेंट है, केजिटिव एजेंट है, कौन से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन से टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, उनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट इज द फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। जो जानवर होते हैं, कैटल्स, गोट, काव, बफेलो, इनमें डिजीज होती है फुट एंड माउथ डिजीज। इनमें क्या होता है कि जो कैटल होता है उनके मुंह और पैरों में सूजन आ जाता है और वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। इसका एजेंट है, इसका जो कैरियर है वो होता है वायरस। इट इज अकर ड्यू टू द वायरस। ठीक है, जो व्हाट इज द वायरस, टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा होता है। सेकंड इज द एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल्स, और ये किसी थ्रू होता है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स डिजीज भी कैटल्स में होते हैं, जिससे उनको वो बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। तो कई तरह की प्रॉब्लम होती है। सेकंड इज द स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल, पिग्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, तो ये डिजीज है स्लीपिंग सिकनेस, ये किसी थ्रू होती है, प्रोटोजोआ के थ्रू। ठीक है, तो तीन टाइप ऑफ डिजीज, सॉरी ये दीज आर थ्री टाइप ऑफ डिजीज इन एनिमल्स एंड दीज आर देयर कोजिंग एजेंट्स। तो ये तो होगा था एनिमल्स में। अब नाउ नेक्स्ट द प्लांट डिजीज। ओके, अब प्लांट में कौन सी डिजीज होती है, फर्स्ट द पोटैटो, पोटैटो ब्लाइट। तो पोटैटो ब्लाइट किससे होते हैं, वायरस से। टोबैको मोजेक, ये भी वायरस से। रस्टोवीट, ये भी फंगी से। सिट्रस कैंकर, ये होता है बैक्टीरिया से। एंड येलो वेन मोजेक ऑफ ओकरा, ये भी होता है वायरस से।
ठीक है। तो ये सब डिजीज भी होते हैं किससे, ये भी सब डिजीज होती हैं प्लांट्स में, और ये उनके कोजिटिव एजेंट है, यानी कि ये एजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ये बीमारी लाते हैं प्लांट्स में, ये टाइप की। ठीक है। जो पोटैटो ब्लाइट होते हैं, जो कि आलू होते हैं हमारे, आलू में जो ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स पड़ जाते हैं या फिर, ठीक है, जो ब्लैक टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है, उसको बोलते हैं पोटैटो ब्लाइट्स। ठीक है। ऐसे जो तम्बाकू का पेड़ होता है, उसमें बीमार लेते हैं, जिससे वो पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, फिर पेड़ डैमेज होने लग जाता है, उसका बोलते हैं टोबैको मोजैक। ये भी किससे होते हैं, वायरस से। ओके, so these are the types of the plant disease. नेक्स्ट, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में, एनिमल्स में हो गया, प्लांट में हो गया, अब ह्यूमंस में। तो पैथोजेंस कोज डिजीज इन ह्यूमंस, पैथोजेंस है वो ह्यूमंस में डिजीज क्रिएट करते हैं। दीज डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनको हम कम्युनल डिजीज बोलते हैं। कम्युनल डिजीज क्या हो गया कि वन कम्युनिटी टू द अदर कम्युनिटी, दे स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कम्युनिटी टू द अदर कम्युनिटी। जो कि ये फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है ये डिजीज। जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप कौन सा था, वायरस। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस, वायरस आ रहा नाम में, वायरस है ये। किसका टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कौन सी टाइप है इसका, कम्युनिकल, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। एंड pathogens enter the human body through the air we breathe, food we eat, water we drink, through direct contact with a sick person or through the carrier like insect। तो जैसे पानी हो गया, हमने सांस लिया, उसके साथ जो बीमार उसके साथ रहे, ठीक है, या फिर कोई इंसेक्ट जैसे मच्छर है उसको खा गया, जिसको बीमारी थी फिर हमको खा गया, तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। ठीक है। तो इस बीमारी को आप you know very well through the example of coronavirus. Okay, you can relate it with the coronavirus, same things. Next is the direct transmission, indirect transmission, and spread of disease by insect. Okay, insect जैसे mosquito, house fly. Okay, जैसे मस्कीटो हो गया, मच्छर हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ये भी क्या कर सकती हैं, इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकती है। मान लो कोई सिक पर्सन है ऑफ दैट वायरस, एंड इफ मस्कीटो एंड फ्लाई हाउस फ्लाइज सिट और बाइट टू दैट पर्सन, एंड इफ इट बाइट टू अस एंड बाइट टू अस, देन वी आल्सो सफर फ्रॉम दैट टाइप ऑफ डिजीज। अब देखो, जो डिजीज है ये उनका टाइप है। जो बैक्टीरियल डिजीज है पहला, तो बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है, ट्यूबरकुलोसिस, किसके थ्रू, हवा से फैलती है। सिम्टम्स इसमें लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार होता है, ब्रेथलेसनेस, सांसें छूट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। एंड प्रिवेंटिव मेजर, इससे बचने के उपाय कौन से हैं, BCG का वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है। और जनरल क्लीननेस, साफ सफाई रखना चाहिए। नेक्स्ट इज द सेकंड इज द निमोनिया, ये भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। सिमडीएस का सिम्टम है हाई फीवर एंड द इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स, और इसका प्रिवेंटिव मेजर एंटीबायोटिक्स। कोलेरा होता है, कोलेरा किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, वाटर या फूड के थ्रू। जैसे हमने कोई गंदा पानी, गंदा खाना खा लिया तो कोलेरा हो जाएगा। सिम्टम वोमिटिंग, उल्टी होती है, दस्त लग जाते हैं, पानी कम हो जाती है बॉडी में। और प्रिवेंटेशन मेजर जनरल हाइजीन, फूड सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन लगाओ, अच्छा खाना खाओ, और स्वच्छता का ध्यान रखो। फोर्थ इज द टाइफाइड, ये भी गंदा पानी या फूड की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस फीवर रहता है, और हमारे जो इंटेस्टाइन है आते हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके प्रिवेंटिव मेजर कौन से हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जो पानी है उसको उबाल के पीना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो वायरस, जो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी उबालने से, पानी कितने पर होता है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और फूड को प्रॉपर तरीके से कुक करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया डेड हो जाए। साफ सफाई रखें और वैक्सीन का यूज करें। सो दीज ऑल आर अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज। सेम टाइप वायरल डिजीज,
अब वायरल डिजीज टाइप कौन से हैं? मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस और पोलियो। तो ये सब डिजीज किसके थ्रू होती हैं? वायरस के थ्रू, ठीक है। और ये सब इनके ट्रांसमिटिंग एजेंट है, किसी का एयर, किसी का वाटर, ठीक है। और ये सब उनके सिम्टम्स हैं, और ये सब उनके प्रिवेंटिव मेजर है, इनसे कैसे बचा जा सकता है। किसी में वैक्सीन लेते हैं, ठीक है। सैनिटाइजेशन, आसपास साफ सफाई रखें, पानी को बॉईल करके पिएं, भोजन को अच्छी तरह कुक करें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स लें, और जो ऐसा पर्सन जिसको सिक है इस डिजीज से, उनसे दूर रहें, ठीक है। तो ये सब उनका प्रिवेंटिव मेजर है। अब नेक्स्ट टाइप है प्रोटोजोआन डिजीज। ये किसके थ्रू होती है? प्रोटोजोआ के थ्रू। जैसे मलेरिया हो गया, और एमोबिक डायसेंट्री डिजीज हो गई। ये सब के इनके ट्रांसमिटिंग एजेंट फूड हो गया, जैसे गंदा फूड हो गया, वाटर हो गया, और फीमेल एनोफिलिन मस्कीटो बाइट। मलेरिया तो मस्कीटो से होता है, कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। जो मादा मच्छर होता है उसे खाने से मलेरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है? हाई फीवर विथ चिल्ड, ठंड लगती है और बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, बहुत तेज फीवर होता है। तो इसको जो प्रिवेंटिव मेजर क्या है? अवॉइडिंग वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड द हाउस, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। जो हमारे चारों तरफ घर के चारों तरफ जो गंदा पानी है उसको इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, और उनमें जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो जीवाणु कीटाणु को मारते हैं, उनका छिड़काव करना चाहिए, ताकि जो हार्मफुल जो एनाफिलीज मस्कीटो है वो डेड हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंगल डिजीज, जो फंगस से होते हैं, जैसे एथलीट फुट हो गया और रिंग वर्म डिजीज हो गया। किसके थ्रू होता है? ये एयर के थ्रू। ये इनके सिम्टम्स हैं, और ये इनके प्रिवेंटिव मेजर है। जैसे एथलीट फुट बताया था, जानवरों में होता है, ये एयर के थ्रू होता है। फंगल ग्रोथ बिटवीन द टॉयस, हमारे टॉयस होते हैं उनके बीच में फंगल की एक ग्रोथ हो जाती, जो फंगस होता है, जिसको हम एक तरह दांत भी बोल सकते हैं, सॉरी, हमारे टॉय है उनके बीच में इनका ग्रोथ होती है फंगल के, और उसको उसमें जो हमारे पैर है उसमें सूजन आ जाता है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर, जो हमारे पैर है उनको सूखा रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। और रिंग वर्म डिजीज को हम दाद बोलते हैं, एयर के थ्रू होती है। सर्कुलेटिंग रिंग्स ऑन स्किन, जो हमारी त्वचा है, स्किन है, उस पर गोल गोल से जो रिंग बन जाती है, जो दाद बोलते हैं, उसके थ्रू होती है। और इसके लिए हमको मेडिसिन लगानी पड़ती है, तब इससे बचा जा सकता है। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द ऑल टाइप ऑफ डिजीज। तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी हो गई। अब नाउ नेक्स्ट इज द फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज द फूड प्रिजर्वेशन? द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड द फूड प्रिजर्वेशन। जो हमारा भोजन है उसको स्पॉइलेज या ख़राब होने से जो बचाने की प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का संरक्षण। ओके, तो कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट इज द ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन, पास्चराइजेशन, शाल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स बाय यूज केमिकल्स, कैनिंग्स एंड वैक्यूम पैकिंग। तो ये सब मेथड्स हैं किसके? फूड प्रिजर्वेशन के। ड्राइंग क्या होता है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको हम यदि ड्राई रखें, मॉइस्चर ना होने में, तो वो काफ़ी उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी इंक्रीज होती है, उसको हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। सेकंड जैसे फ्रिजिंग और रेफ्रिजरेशन, कुछ ऐसे जैसे सब्जियां हो गई, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, उनको हम रेफ्रिजरेटर फ्रिज में स्टोर कर दें, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, वहाँ पे स्टोर कर देते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री में कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाता है, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाते हैं, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ मेथड वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम द स्पॉइलेज। नेक्स्ट है साल्टिंग एंड एडिंग शुगर्स। ये भी टेक्निक होती है, उनमें साल्ट या फिर शुगर मिला देते हैं। तो कुछ ऐसे टाइप के भी फूड होते हैं जिनको हम इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज ऑफ केमिकल मिला के यूज कर सकते हैं।
जिससे उनकी जो लाइफ है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, यूजफुल लाइफ है इंक्रीज होती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो इनको यूज कर सकते हैं। कैनिंग्स हो गया बाय वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग होती है कि उसके अंदर कोई भी एयर नहीं होती है, ठीक है, एयर टाइट पैक करते हैं उसको, एयर नहीं होती उसको पैक कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरस है, वो इसके अंदर प्रिवेंट नहीं कर पाते, और जो हमारे अंदर फूड है वो सेफ रहता है। तो दी जाती मेथड ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड है, जैसे डिहाइड्रेट, यू कैन रीड इन दिस टॉपिक, द डिहाइड्रेशन मेथड हो गया, फ्रीजिंग रेफ्रिजरेशन हो गया, पास्चराइजेशन हो गया। देखो व्हाट इज द पास्चराइजेशन, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, पास्चराइजेशन मिल्क को होता है, मिल्क हो गया, जैम हो गया, उनको हम 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड तक गर्म, पहले तो इनको गर्म करते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पर, और 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने के बाद में उसको फिर तुरंत ही उसको ठंडा कर देते हैं, और अचानक ठंडा करने, पहले तो हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, फिर अचानक इसको ठंडा कर दिया, तो सडनली टेम्परेचर चेंज हो गया। तो सडनली जो टेम्परेचर चेंज हुआ था उसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस चेंज को बियर नहीं कर पाते और वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम उनको तुरंत ही एक वैक्यूम या एयर टाइट बोतल या कंटेनर में पैक कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। ईट अकर एट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, सडनली टेम्परेचर चेंज होता है, जिसको बैक्टीरिया बियर नहीं कर पाता, वो सडनली डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है शाल्टिंग, बायोज केमिकल्स और कैनिंग्स, ठीक है। पहले ना ये सब सिंपल मेथड है, अभी बताया था। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, जैसे स्नैक्स, जैसे आप चिप्स खाते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गई, ये सब स्नैक्स हैं, इनको आप देखोगा इनके अंदर एयर पैक होती है, ठीक है। तो जो उनकी पैकिंग को बोलते हैं वैक्यूम पैकिंग। इसमें क्या होता है, स्नैक्स कंटेनिंग ऑयल आर मार्केट इन सील्ड एयर टाइट पैकिंग, द एयर इज रिमूव्ड बाई इवोक्यूएशन एंड द पैकेट फिल्ड विद द नाइट्रोजन। जैसे बताया था वैक्यूम में हमारे कुरकुरे की जो पैकेट है या फिर चिप्स का पैकेट है, उसमें क्या करते हैं, पहले तो उसके अंदर से जो पूरी एयर है उसको निकाल देते हैं और नाइट्रोजन फिल कर देते हैं उसके अंदर, फिर उसको तुरंत नाइट्रोजन फिल करके उसको सील कर देते हैं, एयर टाइट करते हैं, ताकि ना तो बाहर अंदर की एयर बाहर आए, ना बाहर की एयर उसके अंदर एंटर कर पाए। उससे क्या होता है कि जो हमने उसके अंदर से एयर निकाली थी उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है सब बाहर आ जाते हैं, और नाइट्रोजन उसके अंदर फिल कर दी। नाइट्रोजन फिल करने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो इनएक्टिव गैस होती है। जो इनएक्टिव गैस का मीन होता है उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो ग्रो नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन के अंदर, ओके। तो हमारे जो फूड मटेरियल स्नैक्स वगैरह है, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम देम स्पॉलेज। नाउ द एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, there are a lot of advantages of the food preservation that the reduce the wastage of the food by avoiding its spoilage। मान लो हम जैसे हमारे पास बहुत सारी फल सब्जी उग गई, लेकिन अभी उसको हम कोई ख़रीदने वाला है नहीं, तो उनको हम स्टोर कर देंगे, उनका प्रिजर्व कर देंगे ताकि उसको लॉन्ग लाइफ तक चला सकें, तो वैसे वेस्ट होने से बच जाएगी वो। इट हेल्प टू रिटेन द न्यूट्री वैल्यू ऑफ द फूड टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जो काफ़ी टाइम तक ये सेफ रहेगा, तो न्यूट्रिटिव जो इसका न्यूट्रिशन कंटेंट है वो भी सेफ रहेगा। टू एंश्योर द फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द ऑफ सीजन एंड ए डिस्टेंट प्लेस। अब जैसे कश्मीर में एप्पल उगते हैं, उसके पहुँचाना हमको साउथ में पहुँचाना, जैसे राजस्थान में पहुँचाना है या फिर उसको केरल तमिलनाडु में पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचाएंगे। और या फिर मान लो कोई ऐसी वेजिटेबल है जो कि रबी सीजन में ग्रो करती हैं ओनली, लेकिन हमको उसको यूज करना है खरीफ सीजन में, तो क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व कर देंगे और लॉन्ग टाइम के लिए उसको यूज कर सकते हैं, एनी टाइम एनी सीजन। तो ये भी बेनिफिट है उसका है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक भी इसको यूज कर पाते हैं। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भेजना है उसको, तो उसको प्रिजर्व करके भेजते हैं उसको, ताकि वो बीच में ख़राब ना हो विद द टाइम। एंड लास्ट इज द इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द पेरिशेबल फूड आइटम। डेफिनेटली इसकी लाइफ को इंक्रीज